4 बज रहे हैं। चलिए, तो हमारा नया चैप्टर है हाइड्रोकार्बन। ठीक है, मान लीजिए मैं कुछ कंपाउंड्स आपको बनाता हूँ यहाँ पे। CH4, C2H6, C2H4, C2H2, बेंजीन, है ना। बेंजीन के ऊपर एक CH3 लगा है, इसे बोलते हैं टोल्यूइन। मान लीजिए C2H5OH, C2H5Cl, CH3C डबल बॉन्ड OH। ये कंपाउंड्स मैंने बनाए हुए हैं, है ना। इनमें से कौन कौन से कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम बोलेंगे कि ये हाइड्रोकार्बन है, बताइए। CH4, क्या CH4 को हाइड्रोकार्बन बोलेंगे? C2H6 को, C2H4, C2H2 को, इसको नहीं बोलेंगे, हैं। ये बेंजीन को, ये बेंजीन है, इसको बोलेंगे। टोल्यूइन को। तो तुम्हारे माइंड में जो है हाइड्रोकार्बन की क्या डेफिनेशन है, किस कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बोलते हैं? अच्छा, मान लो ये है आपका C2H5OH, इथाइल एल्कोहल है इसका नाम। तो इथाइल एल्कोहल हाइड्रोकार्बन है या नहीं है? एल्काइल तो फिर इसमें भी लग, मतलब एल्काइल से क्या मतलब है? मान लो मैं यहां पर ये बना देता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये आपका हाइड्रोकार्बन है या नहीं है, बताइए। ये हाइड्रोकार्बन है। क्या डेफिनेशन होती है हाइड्रोकार्बन की? कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, और मतलब बाकी भी हो सकते हैं। मान लो ये है इथाइल एल्कोहल है, ये C2H5OH, तो इसे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे इसे। तो फिर मान लो मैं आपसे पूछने लगूं कि अल्कोहल की क्या डेफिनेशन है, तो वो बहुत फजी हो जाएगा, है ना। हाइड्रोकार्बन, देखिए हाइड्रोकार्बन की सिंपल डेफिनेशन है ऐसे कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन कंपाउंड एटम है, उन्हीं को केवल हाइड्रोकार्बन बोला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हाइड्रोकार्बन आपके ये हाइड्रोकार्बन है, केवल कार्बन हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोकार्बन है, ये। बाकी के जो नीचे वाले 3 दिख रहे हैं, ये इन्हें हाइड्रोकार्बन नहीं बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन केवल उन्हीं को बोला जाता है जिनमें केवल कौन से एटम हो, कार्बन और हाइड्रोजन। हाँ, केवल कार्बन और हाइड्रोजन अगर हैं तो उन्हीं को हम केवल हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चैप्टर का नाम डालिए और हाइड्रोकार्बन टॉपिक डालिए, फिर उसकी डेफिनेशन लिखिए हाइड्रोकार्बन। तो लिखिए द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स containing only carbon and hydrogen atoms are known as हाइड्रोकार्बन। ठीक है, आर नोन एज हाइड्रोकार्बन। चलिए, तो अब हाइड्रोकार्बन का एक क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो हाइड्रोकार्बन अगर हम देखें तो इनिशियली इन्हें 2 क्लास में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन और दूसरा आपका हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उनको बोला जाएगा जिनमें आपको कोई एरोमेटिक रिंग दिख जाए, है ना। यूजुअली अगर अभी आप देखें तो आपको बेंजीन पता है कि बेंजीन एरोमेटिक होती है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल देखूं तो मान लो मैं यहाँ पे बनाता हूँ बेंजीन, तो बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है और वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है ना, क्योंकि वो एरोमेटिक है। नेक्स्ट देखें, बेंजीन पे मान लो लगा हुआ है CH3, तो बेंजीन पे CH3 लगा है तो इसका नाम हो जाता है टोल्यूइन। तो ये जो टोल्यूइन है क्या ये एरोमेटिक होगा?
एरोमेटिक होगा क्योंकि इसमें पास भी तो बेंजीन रिंग है, तो एक हाइड्रोकार्बन है और ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। उसी तरीके से देखिए जिसमें 2 रिंग लगी हुई होती है ना, जिसमें आपकी ये 2 रिंग लगी हैं, कोई बताएगा इसका नाम क्या होता है? इसका नाम क्या होता है? नेप्थलीन। कल ही आया था ये, है ना, नेप्थलीन है, नेप्थलीन। तो ये जो सब मैंने बनाए हैं ये सब के सब हाइड्रोकार्बन हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये एरोमेटिक भी हैं नेचर में, तो इन्हें बोला जाता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन किन्हें बोलेंगे? जो एरोमेटिक ना हो, है ना, जो एरोमेटिक ना हो। जैसे देखिए मान लो CH4, मीथेन इसको बोलते हैं, पता होगा ये आपका मीथेन है, एलिफेटिक है। C2H6 है ना, आपका C2 मतलब कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, और आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये सब के सब जो भी हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब एरोमेटिक नहीं है, तो ये सब आपके बोले जाएंगे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, है ना। तो इसको आप अलग छोड़ते हैं। अब इसके अंदर फर्दर क्लासिफिकेशन है। जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है ये वो आपके 2 टाइप के होते हैं, है ना, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, H डॉट C डॉट लिख देता हूं इसे मैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे यहाँ पे देखिए जो C2H6 बना हुआ है, मैं अगर इसे थोड़ा खोल के बनाता हूं, है ना, तो यहाँ पर देखिए CH4 था आपका, CH4 और C2H6 होता है बेसिकली आपका ये CH3 और CH3, ये आपका होता है C2H6। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो इसमें तो केवल एक ही कार्बन है CH4 में, तो वहाँ पे तो कोई चर्चा है नहीं। यहाँ पे अगर आप देखें तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड है? एक सिंगल है, डबल है? सिंगल है। यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या है और यहाँ पे क्या है? ट्रिपल है ना। तो मोटा मोटी अगर हम यहाँ पे देखें तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब जिसमें जो कार्बन की वैलेंसी है या तो हाइड्रोजन से या दूसरे कार्बन से सेटिस्फाई हुई है, उन्हें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और यहाँ पर वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए उसने एक पाई बॉन्ड बना दिया। जब भी डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें आपको डबल या ट्रिपल मिलेगा वे आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को आप कैसे पहचानोगे? इनमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या बॉन्ड होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और अनसैचुरेटेड में क्या होता है? डबल होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड आपका होगा। ठीक है, ये अनसैचुरेटेड है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो एग्जाम्पल में अगर आप देखो तो CH4, ठीक है, CH3 है ना, CH3 CH2 CH3 एटसेट्रा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कार्बन कार्बन के बीच में आपको सिंगल बॉन्ड ही दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, तब ये फर्दर आपके 2 टाइप से क्लासिफाई हो जाते हैं। जिनमें आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है उन्हें एल्कीन बोला जाता है, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें क्या बोला जाता है? एल्काइन बोला जाता है ना। तो ये आपके हैं एल्कीन और आपके एल्काइन। एल्कीन में क्या होते हैं आपके? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और एल्काइन के बीच में क्या? एल्काइन में क्या होते हैं? कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या हो जाएगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एटसेट्रा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको? एग्जाम्पल CH ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन इसका नाम है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोपाइन इसका नाम है, एटसेट्रा, है ना। तो ये एक पूरे तरीके से क्लासिफिकेशन है हाइड्रोकार्बन की जानकारी। ठीक है, कि हाइड्रोकार्बन क्या है। वे इनिशियली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और एलिफेटिक और एरोमेटिक, और एलिफेटिक फर्दर इस तरीके से डिवाइडेड है। तो हम जो आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं वो ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो पार्ट है हमारा जो पढ़ेंगे वो हम मेनली इस वाली चीज़ को पढ़ने जा रहे हैं। इस वाली चीज़ को हम इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, इसमें जो हमने पढ़ा इसकी चर्चा होती है उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसमें हम पहले यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। हाँ, एक मिनट, ये हो रह गया। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनका नाम होता है एल्केन, इनका नाम होता है एल्केन, फिर एल्कीन, फिर एल्काइन। तो हम पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, एल्कीन पढ़ेंगे, एल्कीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर उनकी रिएक्शन, फिर हम एल्कीन पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, फिर रिएक्शन, फिर एल्काइन पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन और उनकी रिएक्शन।
ठीक है, तो ये लिखिए पहले। चलिए, तो पहले हम देखते हैं एल्केन। तो मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, पहला मेथड है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। देखिए, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उनमें क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। वो डबल बॉन्ड क्यों लगा है? मान लीजिए मैं यहाँ पे देखूं तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर जो है डबल बॉन्ड लगा, तो एक सिंगल बॉन्ड वो तो होना ही चाहिए था। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अगर 2 हाइड्रोजन लग जाएं तो अब ये सिंगल बॉन्ड आपका आ जाएगा, है ना। तो अगर किसी तरीके से मैं इसकी रिएक्शन अगर करा देता हूँ H2 गैस के साथ, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड है, इसकी मैं H2 गैस के साथ रिएक्शन करा दूं तो जहां पर वो एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये पाई बॉन्ड आपका टूट जाएगा और इसकी जगह जाकर 2 H लग जाएंगे। जब H लग जाएंगे तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन देखें, मान लीजिए हमने यहाँ पर लिया हुआ है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक पाई बॉन्ड ये टूटना है और 2 H एटम लगेंगे, तो मुझे यहाँ पर क्या लेना होगा, 1 मोल उसके साथ H2 गैस लेनी होगी, है ना। फिर यहाँ पर रिएक्शन होगी। अच्छा, ये जो रिएक्शन है डायरेक्ट इन दोनों में इतनी आसानी से नहीं हो पाएगी, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, साथ में निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम मुझे लेना होगा एज, क्या लेना होगा, एज कैटलिस्ट लेना होगा। यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर मैं देखूँ इसे वैसे दूसरे कलर से बना देता हूँ H2, तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका CH3 CH CH2 और यहाँ पर क्या जुड़ जाएंगे, यहाँ पर आपका ये हाइड्रोजन एटम जुड़ जाएंगे, है ना। तो आपका ये क्या बन गया, ये था आपका प्रोपीन, है ना, और ये आपका क्या बन गया, प्रोपेन। इसी तरीके से मान लो आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके 2 पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है और बाकी 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। इसका नाम है प्रोपाइन। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं H2 गैस के साथ H2, अब यहां पर कितने मोल H2 लगनी चाहिए, यहाँ पर 2 पाई बॉन्ड मुझे तोड़ने हैं तो 2 मोल यहाँ पर लगेगी 2 टाइम्स। फिर मुझे क्या लेना होगा, यहाँ पर अगेन निकिल प्लेटिनम पैलेडियम लेने होंगे जो एज कैटलिस्ट यहाँ पर काम करेंगे। और मुझे फिर यहाँ पर क्या मिल जाएगा, CH3 C सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर क्या लग जाएंगे, यहाँ पर अब जो 1 मोल था वो यहाँ पर लगा HH लग गया और दूसरा मोल यहाँ लगा HH लग गया। अब आपके पास क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, है ना। अब आपके पास क्या बन गया, प्रोपेन बन गया, है ना। थोड़ा सा अब यहाँ पर देखते हैं कि जो कैटलिस्ट है ये यहाँ पर बेसिकली क्या कर रहा है ना। तो इसका अगर हम यहाँ पे मैकेनिज्म देखें, हाउ द हाइड्रोजनेशन अकर्स, ये बेसिकली होता कैसा है ना। तो बेसिकली यहाँ पर पहले क्या होता है, आपके पास मान लो ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, और आपके पास क्या है, साथ में आपकी H2 गैस है, और आपके पास एक क्या है, कैटलिस्ट का सरफेस है। ये कैटलिस्ट का सरफेस है ना, ये कैटलिस्ट है। तो ये दोनों क्या होते हैं, पहले आके कैटलिस्ट के सरफेस पर क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं। एडजॉर्ब, द वर्ड एडजॉर्ब ADSORB।
तो बेसिकली इसमें क्या है कि कैटलिस्ट के सरफेस पे आकर एक तरीके से एडहेर हो जाते हैं, चिपक जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, तो पहले आपके ये, मैं इसे अलग पेन से बना लेता हूँ। तो पहले ये आपके आके यहाँ पर सरफेस के ऊपर आपके एडजॉर्ब होते हैं। तो यहाँ पर देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और उसी तरीके से आपका यहाँ पर ये H हाइड्रोजन और ये आपका H हाइड्रोजन, ये दोनों आके पहले एडजॉर्ब हो गए सरफेस के ऊपर, है ना। अब क्या होता है, अब यहाँ पर ये वाला जो एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है एक पाई है, तो जो पाई बॉन्ड है वो आपका वीक होना शुरू हो जाएगा और HH के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड है वो भी आपका वीक होना शुरू हो जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में नए बॉन्ड के बनने की शुरुआत हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या होगा, मतलब आपका CH3 CH, एक सिंगल बॉन्ड तो है ही है, यहाँ पर आपका CH2। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये आपका क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है। जो हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है वो भी क्या होने लगेगा, आपका वीक होने लगेगा, ये आपका वीक होने लगेगा। और क्या होने लगेगा, अब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में नए बॉन्ड के बनने की शुरुआत होने लगेगी, ठीक है। अभी बना नहीं है, अभी ये प्रोसेस एक तरीके से ट्रांजिशन फेज में, पहले ये हो रहा है, फिर क्या होगा थोड़ी देर बाद ये जो पुराने बॉन्ड्स थे ये कंप्लीटली टूट जाएंगे और नए बॉन्ड्स आपके कंप्लीटली बन जाएंगे, है ना। तो फाइनली हमें क्या दिखाई पड़ेगा, तो फाइनली आपको यहाँ पर CH3 CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये आपका CH2 और यहाँ पर आपके क्या जुड़ गए हैं, यहाँ पर आपके ये H और H जुड़ गए हैं। तो इस तरीके से अब आपका क्या होगा, ये आपका एल्केन बन गया, है ना। फिर क्या होगा यहाँ पर आपका ये जो मॉलिक्यूल अब यहाँ पर ये चिपका हुआ है ये यहाँ से क्या कर जाएगा, ये यहाँ से अब आपका ये लीव कर जाएगा, है ना। तो CH3 CH CH2 ये अब आपका यहाँ से क्या कर गया, ये लीव कर गया। लीव करने के बाद क्या हो गया, ये कैटलिस्ट की जो साइट है खाली हो गई जो यहाँ पे थी। अब कोई नए मॉलिक्यूल आएंगे फिर यही काम करेंगे, फिर एल्केन बन के फिर लीव कर जाएंगे। जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं, खाली कुर्सी हमें मिलती है, खाली कुर्सी पे हम बैठे, हमने फिल्म देखी, जब फिल्म खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं, कुर्सी घर ले आते हैं, कुर्सी खाली छोड़ आते हैं ना, फिर कोई नया आके उस पर बैठेगा। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है। लिखिए इसको, फिर कुछ और चीजें जानेंगे इसके बारे में। चलिए कुछ चीजें और यहाँ पर डिटेल में जानते हैं, नोट करके हमें कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिखने हैं। ये जो यहाँ पे प्रोपीन है, ये प्रोपीन क्या है, एल्कीन है एल्काइन है, एल्कीन जिनमें डबल बॉन्ड होता है उनके नाम के बाद में ईन लगता है, ENE। और ये क्या है आपका एल्काइन, उनके नाम में YNE लगता है। तो ये जो दोनों रिएक्शन चल रही हैं इनमें से क्या लगता है, कौन सी रिएक्शन का हाइड्रोजनेशन, मतलब कौन सी रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होएगी, ऊपर वाली या नीचे वाली। मतलब ये जो एल्कीन है, एल्कीन का हाइड्रोजनेशन ज़्यादा तेजी से होगा या एल्काइन का, और जिसका भी होगा तो क्यों, प्रोपीन का, प्रोपीन मतलब ऊपर एल्कीन ऊपर वाले का, बाकी का क्या लगता है, हाँ बताओ क्यों। ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना तो ऑब्वियसली कम ज़्यादा मुश्किल होगा, एक रस्सी 3 रस्सियों को तोड़ना और 2 रस्सियों को तोड़ना, है ना। चलिए यहाँ पर बेसिकली क्या है, कितने बॉन्ड टूटने हैं इसके बेस्ड पर रेट नहीं है ना, रेट यहाँ पर किसी और चीज़ के बेस्ड पर है। देखिए रिएक्शन होती कैसे है, होती पहले मैंने अभी जो बताया कि ये कैटलिस्ट का सरफेस है, एक प्लेन सरफेस है, उस पर आकर आपके जो मॉलिक्यूल हैं वे आपके एडजॉर्ब होते हैं। पहले तो आके वे सेटल होते हैं, सेटल होने के बाद आपकी बाकी आगे रिएक्शन चलती है। तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर एल्कीन और एल्काइन इन दोनों मॉलिक्यूल में से कौन सा मॉलिक्यूल, देखिए हाइड्रोजन तो सेम है, ये हाइड्रोजन है, दोनों केस में हाइड्रोजन तो सेम ही आपका ही रहेगा, लेकिन एल्कीन और एल्काइन में कौन सा मॉलिक्यूल है जो ज़्यादा आसानी से जाकर वहाँ पर सेटल होगा। और सेटल होने के लिए हम क्या कंडीशन बेसिकली देख रहे हैं,
कोई जो मॉलिक्यूल है जाके ये इस सरफेस पे आगे जाके एडजॉर्ब होगा। एडजॉर्ब का मतलब आप अभी आसानी से समझ लीजिए चिपकेगा, इसको चिपकना है। हाइड्रोजन भी वहीं पर जाके चिपकेगा और एल्कीन या एल्काइन का मॉलिक्यूल भी वहीं पे जाके चिपकेगा। जितनी तेजी से चिपकेंगे उतनी ही तेजी से आगे की रिएक्शन होगी है ना। मतलब वो सिनेमा हॉल का टिकट जितनी जल्दी फिल्म आती आपको मिल गया, आप उतना ही पहला शो देख पाओगे, ये है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर ये है आपका प्रोपाइन, ठीक है। मैंने ये रेड वाले को CH3 ले लिया है, रेड वाले का CH3, ये CH3 दिखा रहा है रेड वाला, ठीक है। और बाकी जो यहाँ पर है मैंने ये लगाया हुआ है, तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ पर रेड कलर के उससे बनाया है, ठीक है। और बाकी एज यूजुअल कार्बन ब्लैक है और हाइड्रोजन वाइट है। तो ये आपका है प्रोपीन, ये मॉलिक्यूल है, ये इस तरीके से होता है ये। और ये मॉलिक्यूल आपका क्या है, ये है आपका, सॉरी ये है आपका प्रोपाइन और ये आपके है प्रोपीन, है ना। तो प्रोपीन में देखिए ये CH3 है, फिर ये जो हाइड्रोजन है ये इस तरीके से इधर होता है, ठीक है। तो मैं इसे थोड़ा सा और एलोबरेट करके बना देता हूँ। ये जो आपका है ये C, यहाँ पर ये H मान लो इधर लगा दिया, ये डबल बॉन्ड C, मैंने एक H इधर लगा दिया, H यहाँ है, और यहाँ पर आपका है CH3 और ये आपका यहाँ पर है CH3, C ट्रिपल बॉन्ड C और आपका ये H, ठीक। तो एक आपका है ये प्रोपीन और एक आपका है ये प्रोपाइन। ये दोनों मॉलिक्यूल आपके पास है, ये दिख रहा है, ये मॉलिक्यूल है आपका, ठीक है। और ये है, ये आपका मॉलिक्यूल है। इन दोनों में से जो मॉलिक्यूल कैटलिस्ट के सरफेस पे ज़्यादा आसानी से सेटल होगा या चिपकेगा, उसके बाद रिएक्शन उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाएगी। तो अब ये मुझे बताइए कि कैटलिस्ट के सरफेस पे ये वाला जो प्रोपीन का मॉलिक्यूल है, ये वाला ज़्यादा आसानी से चिपकेगा, जाके एडजॉर्ब होगा, या फिर ये वाला? बताइए क्या लगता है? देखिए वो कहता है कि जितनी कम ब्रांचिंग होगी किसी मॉलिक्यूल में, ब्रांचिंग मतलब जैसे यहाँ पर देखिए इसके हाथ पैर इधर उधर जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। ब्रांचिंग का मतलब पेड़ में ब्रांच का मतलब क्या होता है, शाखा है ना, पेड़ ऐसे जा रहा है, एक ब्रांच इधर निकल गई, एक इधर निकल गई, एक इधर निकल गई। तो इसमें एक पेड़ में बहुत सारी ब्रांचिंग है। एक वहीं जैसे कोई होता नारियल का पेड़ सीधा बिल्कुल चलता चला जाता है, उसमें बहुत कम ब्रांचिंग है ना। नीम के पेड़ में ज़्यादा ब्रांचिंग है, नारियल के पेड़ में कम ब्रांचिंग है ना। तो ये मॉलिक्यूल में ज़्यादा ब्रांचिंग है या ये मॉलिक्यूल में, राइट वाले में इसमें, है ना। तो वो कहता है कि जितनी ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, देखिए ये मॉलिक्यूल है, अगर ऐसे जाके पढ़ने लगा तो हो सकता है बॉन्ड ही ना बने, ऐसे जाके पढ़ा तो बॉन्ड बन गया। तो इसका मतलब ये जो ब्रांचिंग है इसको कैटलिस्ट के सरफेस पे चिपकने में परेशान कर रही है। वहीं ये मॉलिक्यूल आप इसे कैसे घुमा लो, आप इसे कैसे घुमा लो, इसमें से नो लीनियर ये, तो ये मॉलिक्यूल आसानी से जाके चिपक जाएगा। तो वो कहता है कि किसी मॉलिक्यूल में जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी वो उतना ही देर में या मुश्किल से एक तरीके से जाके एडजॉर्ब होगा, और जिसमें कम ब्रांचिंग होगी वो उतना ही आसानी से जाके एडजॉर्ब होगा। तो अब आप बताइए इन दोनों मॉलिक्यूल में से कौन आसानी से जाके एडजॉर्ब होगा? ये वाला। और ये वाला जाके एडजॉर्ब होगा तो फिर इसकी हाइड्रोजनेशन का रेट आपका ज़्यादा आएगा, ठीक है। मुझे लगता है हमेशा याद रहना चाहिए, जिसमें कम ब्रांचिंग है वो आसानी से हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट वाली रिएक्शन देता है, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर आता है कैटलिस्ट वाली रिएक्शन, पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी आती है, तो आपको क्या देखना है कि कम ब्रांचिंग कहाँ दिख रही है, जिसमें कम ब्रांचिंग रेट ज़्यादा है। तो लिखिए, तो अब मुझे बताइए कि एल्कीन और एल्काइन में कौन ज़्यादा रिएक्टिव होगा हाइड्रोजनेशन के लिए? अरे एल्कीन नीचे वाला है ना। तो लिखिए इसमें एल्काइन्स आर मोर रिएक्टिव, एल्काइन्स आर मोर रिएक्टिव, एल्काइन्स आर मोर रिएक्टिव than alkenes for hydrogenation, for hydrogenation, for hydrogenation, for hydrogenation, ठीक है। हाँ, कहीं पर भी कोई भी कैटलिस्ट वाली रिएक्शन अगर आ रही है और वो पूछता है कि रेट किस में ज़्यादा रहेगा, तो इन जनरल वही है कि कैटलिस्ट के सरफेस पे आके पैर चिपकेंगे तब जाके आगे की रिएक्शन शुरू होगी, ठीक है। आप किसी फिल्म का पहला शो कब देख पाएंगे? जब आपको किसी तरीके से टिकट पहली शो का मिल जाए, उसके बाद ही ना देख पाएंगे, है ना।
तो जो पहला ही अगर प्रोसेस नहीं हुआ तो फिर आगे का भी नहीं होएगा। तो कोई भी कैटलिस्ट वाली रिएक्शन है तो एडजॉर्प्शन जितना आसानी से होगा रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। चलिए अगला पॉइंट इसमें हमें क्या जानना है, अगला पॉइंट आपको जानना है सिन एंड एंटी, सिन एंड एंटी एडिशन। पूरी केमिस्ट्री में ये काम आएगा आपका। दो टाइप के एडिशन हो सकते हैं, सिन और एंटी। तो यहां पर देखिए, मान लो आपका ये है सिन, सिन एडिशन में क्या होता है और एंटी में आपका क्या होता है। देखिए मान लिया आपके पास मॉलिक्यूल था CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये था। देखिए कोई जो ग्रुप है ना, कोई जो ग्रुप है वो दो तरीके से आके जुड़ सकता है। ये जो मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, तो कोई भी जो ग्रुप है, अब मैं ग्रुप में हाइड्रोजन की बजाय मैं जनरलाइज इसे कर रहा हूं, किसी भी मॉलिक्यूल के साथ कोई ग्रुप दो तरीके से आके जुड़ सकता है कि वो ऐसे आके जुड़ गया दोनों एटम एक ही साइड से, या फिर वो ऐसे आके जुड़ा दोनों एटम अपोजिट साइड से, हो सकता है ना ये। तो हमारा अभी जो हमने यहाँ पे देखा था हाइड्रोजन एक ही साइड से वो जुड़ रहे थे, है ना, यहाँ पे देखा है दोनों एक ही साइड से जुड़ रहे हैं। तो जब वो कोई सेम ग्रुप, जब सेम ग्रुप एक ही साइड से जुड़ते हैं उसे बोला जाता है सिन एडिशन। जुड़े हैं तो एडिशन, और एक ही साइड से जुड़े हैं तो सिन। और ऑब्वियसली एंटी शब्द तो आपको दिख ही रहा है, एंटी मतलब अपोजिट होता है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो उन्हें एंटी एडिशन बोला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बना देता हूँ, अगर कोई ग्रुप है G, अब मैं जनरलाइज से कर देता हूँ G, अगर वो एक ही साइड से आपका जुड़ने वाला है, अगर वो आपका एक ही साइड से जुड़ने वाला है, ठीक है, अगर वो आपका एक ही साइड से जुड़ने वाला है तो इसे बोला जाता है सिन एडिशन। क्या बोला जाता है इसे? सिन एडिशन बोला जाता है। तो आपका देखिए CH3, C डबल बॉन्ड CH, यहाँ पर आपका जो G है ये एक ही साइड से आपका जुड़ गया है, तो ये आपका सिन एडिशन हुआ है। और वहीं पर अगर ये आपका एंटी एडिशन होना है ना, तो एक G आपका इधर से जुड़ेगा तो एक G आपका इधर से, तो ये आपका होगा आपका एंटी एडिशन। ये आपका क्या होगा? एंटी एडिशन बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? CH3, C डबल बॉन्ड CH, एक आपका इधर जुड़ जाएगा और एक आपका ये इधर जुड़ जाएगा, तो ये आपका हुआ है एंटी एडिशन। तो पूरी केमिस्ट्री में कहीं पे भी आता है कि भाई ये जो है सिन एडिशन करता है, तो सिन का मतलब एंटी का आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से वे लग रहे थे, तो एक साइड से जाते हैं, ये एक साइड से जाते हैं, बॉन्ड टूट जाते हैं, फिर ये ऐसे लग जाते हैं, ठीक है। ये वाला है नहीं, यहाँ पर बेशक आपको जुड़े हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो मैकेनिज्म था उसके अंदर तो ये एक ही साइड से जुड़े थे ना। अब उसके बाद यहाँ पर तो सिन एडिशन कोई फर्क इस तरीके से नहीं दिख रहा, यहाँ पर तो दिख रहा ना। मतलब बेसिकली ये है कि मैकेनिज्म के दौरान वे एक ही साइड से जुड़े या अपोजिट से जुड़े। फाइनल प्रोडक्ट में क्या आ रहा है वो हमें आगे वो बाद में चर्चा करेंगे, वे जुड़े किस तरीके से, है ना, सिन या एडिशन, ठीक है। हाँ, तो अगर हम हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हाइड्रोजनेशन किस तरीके का एडिशन है? सिन एडिशन या एंटी एडिशन? सिन, क्योंकि अभी हमने देखा जब डायग्राम बनाया था तो दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से थे, उनका बॉन्ड टूटा फिर एक साइड से जुड़े। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एक मिनट पहले ये लिख लीजिए फिर ये बना लीजिएगा, है ना। लिखिए सेकंड पॉइंट में, हाइड्रोजनेशन अकर्स एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट hydrogenation occurs at the surface of catalyst and it occurs via sin addition that is both hydrogen atom attached from same side, ये लिखिए, बनाइए। चलिए अगला पॉइंट यहाँ पे हम देखें। मान लीजिए आपके पास ये दो एल्कीन हैं, CH3, C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर आपका H,
H और आपका ये H प्लस आपका ये H2 गैस, निकिल, प्लेटिनम या पैलेडियम। वहीं एक और एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड C CH3H H2 गैस, और यहाँ पर आपका है निकिल या प्लेटिनम या पैलेडियम। ठीक है, ये दोनों एल्कीन है, ऐसा भी नहीं कि एक एल्कीन है एक एल्काइन है, दोनों के दोनों एल्कीन है ना। इन दोनों में से ऊपर वाली रिएक्शन ज़्यादा तेजी से होगी या नीचे वाली, बताइए। ऊपर वाली नीचे वाली में क्या अंतर है? ऊपर वाली में एक CH3 ग्रुप है केवल और नीचे वाली में 2 है ना। तो ऊपर वाली नीचे वाली में से कौन सी तेज होगी? ऊपर वाली। क्यों? नीचे वाली का स्ट्रक्चर ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो इसलिए एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगी शायद। हाँ, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं, मतलब उसमें और ज़्यादा ब्रांचिंग है ना। तो वही जैसे हमने देखा था, जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग बढ़ती चली जाएगी, फिर एल्कीन अगर है तो एल्कीन के अंदर भी फिर वही देखा जाएगा कि एल्कीन में अगर ज़्यादा ब्रांचिंग है तो रेट आपका कम आएगा, है ना। तो ये वाली आपकी, अगर इस रिएक्शन का रेट आपका R1 है, इसका रेट R2 है, तो R1 जो है आपका बड़ा आएगा R2 से। तो पहले यहाँ पे लिखिए लाइन, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेज, as the branching increases, as the branching increases, comma, the rate of adsorption decreases, the rate of adsorption decreases, so the rate of hydrogenation decreases, so the rate of hydrogenation decreases। ठीक है, और ये लिखिए, ये लिखिए यहाँ पे हम लिख लेंगे क्यों कम हुआ ऐसा। यहाँ पर आपका लेस ब्रांचिंग है, और इसमें आपकी मोर ब्रांचिंग है, इसलिए आपका जिसमें ज़्यादा ब्रांचिंग थी उसका रेट आपका कम हो गया, है ना। हो गया। और एक पॉइंट और है, देखिए जैसे हमने ये रेड वाला को CH3 बनाया हुआ है, तो ये जो एल्कीन है डबल बॉन्ड है, इसमें ये डबल बॉन्ड के एक ही साइड में दोनों CH3 लगे हैं, तो इसको बोलते हैं एडिशन, नहीं सिस एल्कीन है, ये आपकी सिस एल्कीन है। और अगर मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ तो दोनों ये CH3 अब अपोजिट में लगे, तो इसको बोलते हैं ट्रांस एल्कीन। तो वो कहता है कि जो सिस वाली एल्कीन होती है ना, ये रिलेटिवली ट्रांस वाली से ज़्यादा आसानी से एडजॉर्ब हो जाती है ना। दोनों जो ग्रुप हैं बल्कि वाले, वे एक ही साइड में आ गए हैं। मान लो देखिए इसमें संभावनाएं हैं, मान लो ऐसा है मॉलिक्यूल ऐसा भी गिर सकता है उस पर, ऐसे भी गिर सकता है, ऐसे भी कुछ भी गिर सकता है ना। तो इसमें अगर मॉलिक्यूल ऐसे गिरा तो बढ़िया, और अगर ऐसे गिरा तो यहाँ पे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से हाइड्रोजन हैं, तो भी ये बड़े ग्रुप आपके थोड़े दूर हैं, तो आसानी से हो गया, है ना। वहीं अगर आपका ये रेड वाला इधर लगा हुआ है ना, तो अगर ये बाई चांस ऐसे गिरा तो ठीक है, लेकिन अगर ये थोड़ा तिरछा ऐसे गिर रहा था तो भी इसे कोई राहत नहीं मिली। तो अब यहाँ पे देखिए बल्कि CH3 आ गया, है ना, इधर से गिरा तो इधर आ गया। तो वो कहता है कि जो सिस वाली एल्कीन होती है उसका एडजॉर्प्शन रिलेटिवली ट्रांस वाली से बेटर होता है।
तो अगर यहाँ पर इस वाले में ही पूछने लगे, इस वाले में ही दोनों CH3BH सिस है और ट्रांस लगा दे, तो हम ब्रांचिंग में तो फिर कम ज़्यादा नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ब्रांचिंग में तो सेम ही चीज़ आ रही है। लेकिन यहाँ पर सिस वाली ट्रांस वाली से ज़्यादा अच्छे से एडजॉर्ब होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट और लिखिए, सिस एल्कीन एडजॉर्ब फास्टर cis alkene adsorb faster than trans alkene than trans alkene ठीक है। अब अगले मेथड पे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बाय ट्रांसफर हाइड्रोजन। बाय ट्रांसफर हाइड्रोजन, इस रिएक्शन को देखें तो यहां पर देखिए, मैं रिएक्शन यहां पे लिख रहा हूं। जैसे हमने यहां पे लिया हुआ है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, है ना, और इसके साथ ये बना हुआ है, इसके साथ आपका ये कंपाउंड है। देखिए यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ पर इसमें डबल बॉन्ड है, तो और यहाँ पर इसमें देखिए जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ पर एक H है, यहाँ पे ये H है, यहाँ पर ये H है, यहाँ पर ये H है। जहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है वहाँ पर क्या है, दो H हैं। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कंपाउंड। वो कहता है कि अगर आप इसकी प्रोपाइन की रिएक्शन इस कंपाउंड के साथ करते हो और यहाँ पर आपने कैटलिस्ट लिया हुआ है निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम, तो वो कहता है कि यहाँ पर जहाँ पर दो हाइड्रोजन लगे थे वहाँ से एक एक हाइड्रोजन निकल के और यहाँ पर रिडक्शन दे देता है। फाइनल प्रोडक्ट में बना देता हूँ, तो CH3 C डबल बॉन्ड, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर हम ये वाला प्रोडक्ट ले लेते हैं CH2 वाला, एल्कीन वाला। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा CH CH2 और यहाँ पर आपका ये H और यहाँ पर आपका ये मिल जाता है। और फिर आपको ये क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन आपका यहाँ से निकल गया है ना, मान लीजिए एक हाइड्रोजन आपका ये निकल गया है और एक हाइड्रोजन आपका ये निकल गया है, तो फिर यहाँ पे मुझे डबल बॉन्ड बना के दिखाना पड़ेगा, तभी तो वैलेंसी सेटिस्फाई होंगी। तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। तो आपका कंपाउंड क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, है ना। H भी लगा देता हूँ। इसे पहचानते हो, क्या है ये, बेंजीन है ना। वो कहता है देखिए इससे पहली जो रिएक्शन थी वहां पे मान लो मेरे पास ये थी प्रोपीन थी, उसके साथ मैंने डायरेक्ट H2 गैस ली थी। तो H2 गैस तो डायरेक्ट हाइड्रोजन का सोर्स है ना। मान लो आपको चाय बनानी है तो आप डायरेक्ट दुकान से दूध लेके आए थे, ठीक है, तो दूध से आपने चाय बनाई। लेकिन दूध बनाने के लिए अगर आप दूसरी तरीके से मिल्क पाउडर यूज करने लगे तब भी दूध बन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्ट H2 मतलब एक तरीके से H2 तो नहीं है, लेकिन वो कहता है कि ये H2 का एज ए सोर्स काम कर सकता है। इसके पास तो बहुत सारी H2 थी, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, लेकिन ये मोलिक्यूल एज ए होल H2 गैस रिलीज करने का काम कर सकता है, H2 का सोर्स बन सकता है और ये अपने दो हाइड्रोजन निकाल सकता है। लेकिन हर कोई नहीं निकालेगा इसे। इस मॉलिक्यूल से ये जो ये बना है इसमें कुछ खास हुआ है, तभी इसने H2 को निकालना पसंद किया है ना। तो इस मॉलिक्यूल से ये मॉलिक्यूल बन गया। ऐसा क्या खास हुआ है कि इसने अपने अंदर से दो हाइड्रोजन को खुशी खुशी से निकाला और इसने हाइड्रोजन किसी और को दे दिए। क्या हुआ है इसमें, बताइए बताइए। नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक हो गया। हाँ, ये जो कंपाउंड अभी है ये नॉन एरोमेटिक है ना। ये कंपाउंड अभी आपका क्या है, नॉन एरोमेटिक है। और ये जब ये बन गया है ये एरोमेटिक बन गया है। मतलब कोई कंपाउंड अगर अपने अंदर से हाइड्रोजन निकाल दे और उसे फायदा हो रहा हो, क्योंकि एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो वो ऐसा करेगा, वो ऐसा करेगा। बस कंडीशंस कैटलिस्ट वाली यहाँ पे मौजूद हो। तो इसीलिए यहाँ पे बोला है कि कैटालिटिक हाइड्रोजन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बट ट्रांसफर हाइड्रोजन
इसने अपनी हाइड्रोजन ट्रांसफ़र करी हैं, ये डायरेक्ट हाइड्रोजन का सोर्स नहीं था, ठीक है। उसी तरीके से देखिए एक और रिएक्शन यहाँ पर है आपका, है ना, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, प्रोपाइन मैंने बनाई है, प्रोपाइन। प्रोपाइन को अगर सैचुरेटेड बनना है तो कितने मोल हाइड्रोजन चाहिए? 2 मोल हाइड्रोजन चाहिए, है ना, 2 मोल H2 चाहिए। अगर इसकी रिएक्शन मैं इससे करता हूँ, ये कंपाउंड होता है आपका N, सिंगल बॉन्ड N, यहाँ पर आपका ये H2 और यहाँ पर आपका H2। इस मॉलिक्यूल का नाम है हाइड्रोजीन। हाइड्रोजीन ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। सबसे पहली बार जो आदमी चांद पर गया था कौन से साल में गया था? 19 क्या साल था वो? 1969 था ना, 69 था ना, 1969 में गया था। तो वो एक तो रॉकेट में यहाँ से बैठ के गए थे, उसके बाद फिर जो है एक छोटा सा उनका एक और उस रॉकेट के अंदर एक मेन और छोटा रॉकेट था जिसमें बैठे हुए थे। फिर वो रॉकेट चांद के चक्कर लगा रहा था और उसके अंदर से फिर एक और अलग से मॉड्यूल निकला था, वो जाकर चांद पे लैंड हुआ था। 3 लोग गए थे। कितने? 3 लोग गए थे। 3 में से 2 लोग चांद पे उतरे थे। एक लोग जिस टाइम वे चांद पे उतर रहे थे, मिट्टी के सैंपल ले रहे थे, एक आदमी जो है वो एक छोटे स्पेस शटल में बैठ के वो चांद के चक्कर लगा रहा था। फिर वे लोग जो 2 चांद पे गए थे वे वापस वहाँ से उड़े। उड़ने के बाद फिर वो जो उनका मेन वो जो था उसके साथ जुड़े और फिर वापस चांद से यहाँ पे आए। तो 3 लोग गए थे, 3 में से 2 चांद पे उतरे थे। तो वो जो मॉड्यूल है ना, वो जो मॉड्यूल है जो चांद पर उतरा था, उसको ऐसा होना चाहिए था। कई बार ये जो रॉकेट इंजन होते हैं हम इन्हें चालू करते हैं और ये स्टार्ट नहीं होते। जैसे आप मान लो सुबह जो है कार में बैठे और आपने चाबी लगाई और कार स्टार्ट ही नहीं हो रही। यूजुअली तो स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन अगर आप अब से 30-50 साल पहले जाओ तो हो सकता है गाड़ी बहुत देर तक स्टार्ट ना हो, कई बार हो जाता होगा, है ना। उस टाइम के रॉकेट भी इस तरीके से ही थे कि आपने स्टार्ट करने का बटन दबाया, रॉकेट स्टार्ट ही नहीं हो रहा। तो स्टार्ट नहीं हो रहा तो फिर चांद पर रहना पड़ेगा, चांद पर तो कुछ है नहीं, है ना। तो रॉकेट को इतना ज़्यादा रिलायबल होना था कि रॉकेट को स्टार्ट होना ही पड़ेगा, है ना। तो उसमें एक ऐसा फ्यूल चाहिए था जो कभी भी फेल ना होता हो, 100% अपनी एफिशिएंसी दिखाता हो। तो जिस रॉकेट में वे बैठ के गए थे उसका फ्यूल अलग था, जिससे वो चांद के चक्कर लगा रहे थे उसमें जो फ्यूल था वो अलग था। और जो वो रोवर जो उस पर जो रॉकेट छोटा वो जो स्पेस शटल था जो उतरा था उसका फ्यूल वो अलग है। उसका फ्यूल था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट फ्यूल है जो 100% एक तरीके से उसकी रिलायबिलिटी है कि वो काम करेगा ही करेगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन था, ठीक है। चलिए कभी और आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हाइड्रोजन है। अगर आप इस रिएक्शन में भी आप यहाँ पे क्या करते हैं, निकेल, प्लेटिनम, पैलेडियम, यहाँ पे वो क्या कहता है कि ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी एक इंपॉर्टेंट H2 का सोर्स है। क्यों कहता है वो ऐसा? देखिए यहाँ पे कहता है कि अगर आप इसकी रिएक्शन कराएं तो आपको ये प्रोडक्ट मिल जाएगा CH3C, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये इसमें से 2 मोल हाइड्रोजन निकल जाएगी। और 2 मोल हाइड्रोजन निकलने के बाद आपका क्या बन जाएगा? ये आपका ये प्रोडक्ट तो आपका ये बन गया, और साथ में आपका क्या बन जाएगा? साथ में बताओ जरा क्या बन जाएगा? अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालूं, एक हाइड्रोजन यहाँ से निकालूं तो एक डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। एक और हाइड्रोजन निकालूं, फिर एक और निकालूं तो मुझे ट्रिपल बनाना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा? N ट्रिपल बॉन्ड N। और क्या होता है N ट्रिपल बॉन्ड N? पहचानते हो इसे N ट्रिपल बॉन्ड N को? इसे नहीं पहचानते? N2 गैस है। यहाँ पे 78% नाइट्रोजन गैस है। ये आपकी है नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस। चलिए अब बताइए, वहां पे तो आपने बताया कि भाई ये एरोमेटिक बन गया था, ये नॉन एरोमेटिक था। एरोमेटिक ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो कोई भी कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल बनना चाहेगा। यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है? हर रिएक्शन के एक ड्राइविंग फोर्स है ना, कि ये चीज़ यहाँ पर हो रही है, बेटर बन रहा है कंपाउंड, इसलिए ये हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा क्या लगता है तुम्हें? हाँ बिल्कुल सही बात। नाइट्रोजन जो गैस होती है वो हाईली स्टेबल होती है। आपको पता है पहले जो बल्ब आते थे, इनकैंडेसेंट बल्ब जिनमें फिलामेंट होता था, उनमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी। इलेक्ट्रिक बल्ब देखे हैं फिलामेंट वाले? कब के पैदा हुए हो? कौन साल पैदा हुए?
बल्ब देखा है, जो ट्यूबलाइट देखी है, बल्ब देखा है वो, जो फिलामेंट वाला बल्ब है, जो अभी बल्ब आते हैं उनमें आर्गन गैस रहती है, क्योंकि हाँ अरे येलो वाले ही आर्गन गैस, जो आर्गन गैस होती है हाईली इनर्ट। अगर हम उसमें ऑक्सीजन गैस भर दें तो क्या हो जाएगा, तो जो फिलामेंट है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा और जल जाए, बर्न हो जाएगा, मतलब बल्ब जो है 4-5 मिनट में खत्म। तो उनमें अभी भरी जाती है आर्गन गैस जो हाईली इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करती। लेकिन अब से अगर आप 30-40 साल पहले के बल्ब में देखो तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती थी, क्योंकि नाइट्रोजन गैस भी काफ़ी हद तक इनर्ट है, या इनर्ट है तो मतलब है नाइट्रोजन गैस का मॉलिक्यूल हाईली स्टेबल है। अगर आपको नाइट्रोजन के N2 गैस में नाइट्रोजन के 2 एटम को अलग करना है तो आपको ये तीनों बॉन्ड एक साथ तोड़ने पड़ेंगे। इन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी होती है 972 किलोजूल पर मोल होती है। अगर आपको ये तीनों बॉन्ड एक साथ तोड़ने हैं ना तो आपको 972 किलो जूल पर मोल आपको एनर्जी देनी होगी। वहीं पे मान लो कार्बन कार्बन का एक सिंगल बॉन्ड तोड़ना है, कार्बन कार्बन के एक सिंगल बॉन्ड की एनर्जी लगभग 200-300 किलो जूल होती है। तो यहाँ पर जब आप इतनी हाई एनर्जी देते हैं तब ये टूटता है। इसका मतलब क्या है, आपने कम स्टेबल से हाईली स्टेबल कंपाउंड बनाया है, यही हुआ ना। हाइड्रोजन अगर आपने अंदर से चारों हाइड्रोजन को निकाल देता है तो आपको क्या मिलता है, एक हाईली स्टेबल N2 मॉलिक्यूल। तो वो ऐसा करना चाहेगा नहीं करना चाहेगा, करना चाहेगा। अगर कम स्टेबल से अगर ज़्यादा स्टेबल बन जाए तो वो करना चाहेगा। तो वही है, बस उसे अगर कंडीशन मिलती है तो निकिल प्लेटिनम पैलेडियम की हमने कंडीशन दी तो हाइड्रोजन अपने अंदर से 4 हाइड्रोजन निकाल देता है, वे 4 हाइड्रोजन आपके यहाँ पे यूज हो जाती हैं और ये खुद में एक वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेता है ना। तो ये क्या है आपका वेरी स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये थी आपकी कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बाय ट्रांसफर हाइड्रोजन। ट्रांसफर हाइड्रोजन का मतलब वही है कि वे डायरेक्ट H2 गैस के सोर्स नहीं है, लेकिन वे H2 दे सकते हैं अगर कंडीशन अवेलेबल हो, ठीक है। इसको लिखिए।